हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने अपनी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की कंबाइंड डिस्कशन में अभी तक ये देख लिया था कि कॉम्पोजिशन क्या है। टू हाउसेज ऑफ द टॉपिक जो हम कर रहे थे उसके अंदर हमने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा की कॉम्पोजिशन को देख लिया था कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रीवियस लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करते हैं उस हाउस के बारे में जो कि सभी राज्यों के अंदर नहीं पाया जाता है। गिने चुने राज्यों के अंदर ही टू हाउसेस हमें देखने को मिलते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद, और यहां से जो मेंबर्स होते हैं सिंस दे आर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल तो इनके मेंबर्स को बोला जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि एमएलसी। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। अनलाइक द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट तरीके से होते हैं। दे आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है काउंसिल की वो कितनी फिक्स्ड है, वो फिक्स करी गई है उस राज्य के अंदर। ध्यान से समझना, उस राज्य के अंदर जो विधानसभा की टोटल स्ट्रेंथ है ना, टोटल स्ट्रेंथ है जो विधानसभा की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इस टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3 होना चाहिए। 1/3 होना चाहिए और ये चीज फिक्स्ड है, लेकिन मैक्सिमम इतनी फिक्स्ड है। ये मैक्सिमम की बात करी हमने। अब बात करते हैं मिनिमम की। मिनिमम जो है इट इज फिक्स्ड एट 40, यानी कि अब ये डिपेंड करेगा जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ना वो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। अभी स्टेट टू स्टेट मतलब क्या, जिन जिन राज्यों में, सारे राज्यों में तो है भी नहीं सेकंड हाउस, जिन जिन राज्यों में जो सेकंड हाउस है विधान परिषद है ये वेरी करेगा कि उस राज्य के अंदर सेकंड हाउस की अगर अनुमति है, उधर का स्ट्रक्चर ऐसा है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ सेकंड हाउस विच इज नोन एज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद, तो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी वो उसकी विधानसभा की स्ट्रेंथ पे क्या कहते हैं डिपेंड करेगा। क्योंकि उसकी विधानसभा की जितनी स्ट्रेंथ होगी उसका 1/3 स्ट्रेंथ उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी विधान परिषद की, लेकिन मिनिमम इज फिक्स्ड एट 40। अब यहां पर एक चीज देखते हैं, जब जम्मू एंड कश्मीर का खुद का स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन था आर्टिकल 370 के अंतर्गत, मिनिमम स्ट्रेंथ जो कॉन्स्टिट्यूशन ने 40 फिक्स कर रखी थी सेकेंड हाउस के लिए स्टेट लेवल पर, जम्मू एंड कश्मीर में यह चीज एप्लीकेबल होती ही नहीं थी। बाकी सारे राज्यों के अंदर मिनिमम स्ट्रेंथ वॉज 40, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का जो विधान परिषद था, जब उसका खुद का संविधान था आर्टिकल 370 के अंतर्गत, वहां पर सेकेंड हाउस के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर विधान परिषद के अंदर हमें 36 मेंबर देखने को मिलते थे, जबकि अन्य राज्यों के अंदर मिनिमम स्ट्रेंथ 40 होनी चाहिए। लेकिन अब ये चीज ऐसी कुछ एग्जिस्ट नहीं करती। इट मीन्स दैट द साइज ऑफ द काउंसिल इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट, यानी कि उधर उस राज्य के अंदर विधानसभा की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि विधान परिषद की स्ट्रेंथ कितनी होगी। ऐसा इसलिए करा गया है, संविधान निर्माताओं का यह मानना था, ऐसा इसलिए करा गया है, एक तो सेकंड हाउस हर एक राज्य के अंदर है नहीं, और अगर किसी राज्य के अंदर सेकंड हाउस का कॉम्पोजिशन होने जा रहा है, विधान परिषद बनने जा रही है, तो उसका अस्तित्व, उसकी एग्जिस्टेंस इस बात पर निर्भर करे कि डायरेक्टली इलेक्टेड जो हाउस है जनता के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, वहां पर जो भी लेजिस्लेटिव अफेयर्स हैं ये ज्यादा प्रीडोमिनेंट पोजीशन में रहे एज कंपेयर टू लेजिस्लेटिव अफेयर्स ऑफ सेकंड हाउस। क्योंकि वो तो बनता बिगड़ता रहता है। हमने देखा सेकंड हाउस कोई परमानेंट भी नहीं होता कि अगर वहां पर बन गया तो फिर वो क्या कहते हैं टिका ही रहेगा। क्योंकि विधानसभा हमने देखा था इनिशियल लेक्चर्स के अंदर, इसी चैप्टर में, विधानसभा जो है वो एक रेजोल्यूशन पास करके
बार बार इसको बना भी सकते हैं और डिसॉल्व भी कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं। तमिलनाडु के अंदर हमने देखा था बार बार नौटंकी, बनना बिखरना। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने फिक्स कर रखा है मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट्स। एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है काउंसिल की, ये चीज, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। संविधान ने फिक्स कर रखा है कि मैक्सिमम लिमिट विधान परिषद की और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स विधान परिषद के अंदर, यानी कि कितने एमएलसी होंगे, संविधान ने फिक्स कर रखा है। लेकिन एक्चुअल स्ट्रेंथ फिर भी अलग अलग विधान परिषदों की ये फिक्स करी जाती है पार्लियामेंट के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। और यहां पर हम देखते हैं एक बारी जरा, नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहां पर ये बाकी स्पेसेस आपको ब्लैंक क्यों दिख रहे हैं, इतने सारे ये ब्लैंक क्यों दिख रहे हैं आपको? यहां एक भी मेंबर नहीं है, इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है क्या? वेरी गुड, वहां विधान परिषद है ही नहीं। तो कहां का देखने को मिलता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड यूपी। विधान परिषद में इन राज्यों में से कितने राज्य हो गए टोटल? कितने राज्य हैं? 6। किसी केंद्र शासित प्रदेश में दूसरा हाउस है क्या? नहीं ना। ऐसा तो नहीं कि इन तीनों में नहीं दे रखा है, बाकी और किसी यूनियन टेरिटरी में हो सेकेंड हाउस? ऑब्वियस ही बात है, जब ये ऑब्वियस ही बात है, जब असेंबली नहीं है उनमें तो फिर सेकेंड हाउस कहां से होगा, है ना? नई दिल्ली में भी नहीं है। यूपी के अंदर मैक्सिमम जो है सबसे ज्यादा मेंबर्स आप लोग को देखने को मिलते हैं। विधान परिषदें जिन 6 राज्यों में एग्जिस्ट करती हैं, सबसे ज्यादा यूपी की स्ट्रेंथ है 100। अब यूपी की स्ट्रेंथ है 100, आई कैसे? यहीं से। अगर उसकी विधानसभा की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो विधान परिषद की स्ट्रेंथ भी इतनी होगी। लोएस्ट किसकी है? लोएस्ट किसकी है? तेलंगाना की, 40। यहां पर एक बात दे रखी है आपको इस वाले पॉइंट से रिलेटेड, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। क्या है? आंध्र प्रदेश अमेंडमेंट एक्ट, आंध्र प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन का अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ आंध्र प्रदेश। पहले 50 हुआ करती थी, फिर 58 हो गई। क्वेश्चन आपको यह आ सकता है इनमें से, आपको एग्जामिनर को पता होता कि चलो बच्चों को इतना सीरियस, एक स्टूडेंट को ये तो पता ही होगा कि कौन कौन से 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है। वो बोलेगा हाल ही में इनमें से कौन सा राज्य ऐसा था जहां पर सेकंड हाउस की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था और उसकी सीटें बढ़ गई थी, वहां पर 50 से 58 हो गई थी। और वो आपको ऑप्शन दे देगा, 4 ही देगा, इन 6 में से कोई भी 4 ऑप्शन देगा, लेकिन वो चारों वो राज्य देगा ऑप्शन में जहां पर सेकंड हाउस एग्जिस्ट करेगा। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि बिल कहां पर आया था जहां पर उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई 50 से 58। उसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो ये पीछे वाले चीजों को बिल्कुल इग्नोर ना करा करो। स्टेट पीएससी में तो आज भी लक्ष्मीकांत में से 100 आउट ऑफ 100% की एक्यूरेसी है जो स्टेट पीएससी के एग्जाम्स हैं। और यूपीएससी में भी ज्यादा कुछ चेंज होता नहीं है अपार्ट फ्रॉम थोड़ा सा गवर्नेंस वाला जो पार्ट है, क्योंकि पॉलिटी तो पॉलिटी ही रहेगी। वो तो चाहे आप किसी बुक से पढ़ लो, लक्ष्मीकांत तो बस एक फेमस बुक है, बाजार के अंदर बस इस वजह से लोग पढ़ते हैं। आप खुद से भी प्रिपेयर कर लो, चाहे इंटरनेट्स वगैरह से आप प्रेसिडेंट के बारे में पूरा कंटेंट प्रिपेयर कर लो, तो प्रेसिडेंट ही रहेगा। ये चीज है। ओके, इलेक्शन की प्रक्रिया जानते हैं। सबसे पहले तो थंब रूल याद रखना, विधान परिषद की जो इलेक्शंस हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं। टोटल मेंबर्स उस राज्य में जो सेकेंड हाउस के होंगे, विधान परिषद के होंगे, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है? ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं।
1/3 जो मेंबर हैं दे आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज जो उस राज्य में लोकेटेड होंगी, जैसे म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के द्वारा। 1/12, ध्यान से सुनना, 1/12 जो मेंबर्स होते हैं दीज आर इलेक्टेड बाय 3 साल के लोग जो ग्रेजुएट्स हैं, जो कि उस स्टेट में रह रहे हो, रिसाइड कर रहे हो परमानेंटली, उनके द्वारा। ये अभी मैं बताता हूं, थोड़ा सा आपको ये प्रक्रिया तिगड़म वाला लगेगा। वो इसलिए लगेगा, आप में से, अब मुझे नहीं पता कि कौन कौन से ऐसे राज्य से हैं जहां पर विधान परिषद के जो चुनाव होते हैं, आप मतलब जिन जिन राज्यों में सेकंड हाउस है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं कि जिनके राज्यों में सेकंड हाउस नहीं है, तो इसलिए प्रक्रिया सुनने को नहीं मिलती, देखने को नहीं मिलती। इस वजह से थोड़ा सा आपको नया लग सकता है कि यार ये क्या चीज़ है। और हम ये भी बात करेंगे ये जो प्रोसीजर है ये क्या फिक्स है क्या नहीं है, अभी देखते हैं इस चीज़ को। 1/12 जो मेंबर्स हैं, अगेन दे आर इलेक्टेड बाय टीचर्स जो 3 साल से टीचर हो एटलीस्ट उस राज्य के अंदर, नॉट लोअर इन स्टैंडर्ड देन सीनियर सेकेंडरी। सीनियर सेकेंडरी जो सेकेंडरी स्कूल होता है वो कौन सी क्लास के लिए होता है? ट्वेल्थ तक बोल सकता हूं, हाई स्कूल होता है 10th तक के लिए, है ना। 1/12 आर इलेक्टेड बाय टीचर्स ऑफ 3 years जो कि उस राज्य के पार्ट हो, और वो टीचर कैसे स्कूलों में हो, नॉट लोअर इन स्टैंडर्ड देन सीनियर सेकेंडरी, 12वीं तक होना चाहिए। 1/3 आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, यानी कि ये जो 1/3 है किसके द्वारा इलेक्ट करे जा रहे हैं? कौन होंगे मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली? बताओ। एमएलए। अब इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ध्यान से देखना जो मैं आगे बोलने वाला हूं। 1/3 मेंबर, और ये सारे चुनाव हम किसके लिए कर रहे हैं? किसको चुनने के लिए? एमएलसी को चुनने के लिए। 4th पॉइंट ध्यान से समझना, इसकी अंग्रेजी को ध्यान से देख लें एक बारी। 1/3 आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, यानी कि उस राज्य में जो विधान सभा होगी उसके जो मेंबर्स होंगे, एमएलए जो विधायक होंगे, 1/3 मेंबर्स को विधायक चुनेंगे। लेकिन ऐसे किसी पर्सन को चुनेंगे जो उस राज्य के अंदर विधायक ना हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने ऐसे किसी एमएलए को चुन लिया जो कि एमएलए भी और एमएलसी भी बन जाए। ये है इस बात, ये है इस लाइन का मतलब। क्या ये वाली बात समझ में आई? ऑब्वियस ही बात है ये, लेकिन ये इनको गाइडलाइन बता दी गई होती है that you cannot elect a person from amongst person, ठीक है, who is a member of assembly। आपस में से ही किसी को वो कर दिया, अपने आप को ही पता चला इलेक्ट कर दिया, नहीं। और बाकी जितने बच गए, अब बाकी जितने बच गए बताएगा कौन? ही नंबर कौन बताएगा भाई? ये नंबर स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। और ये नंबर इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि विधानसभा की स्ट्रेंथ कितनी थी, क्योंकि विधानसभा की जितनी स्ट्रेंथ होगी मैक्सिमम 1/3 इतनी फिक्स करी गई है और मिनिमम रखी गई है 40। द रिमाइंडर आर नॉमिनेटेड, ध्यान से देखो, दे आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर फ्रॉम अमंग्स पर्सन जिनको स्पेशल नॉलेज हो या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। अब देखना, जो हमने पार्लियामेंट के अंदर देखा था ना, राज्यसभा के अंदर जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ये फील्ड देखना, लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस। राज्यसभा में राष्ट्रपति ऐसे नॉमिनेट करता है। अब राज्यसभा का पैरेलल हाउस, जो कि हर राज्य में नहीं है लेकिन राज्य के लेवल पर वो है विधान परिषद। राज्यसभा में नॉमिनेट करने की पावर थी राष्ट्रपति को, यहां है गवर्नर को, राज्यपाल को।
वो नॉमिनेट करता है फ्रॉम 4 फील्ड जिनका स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस। विधान परिषद में कैसे? लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस। ठीक है, एक एक्स्ट्रा बस आपको याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी कल को यह चालाकी कर देगा कि नॉमिनेटेड मेंबर जो वो बोलेगा 12 राज्यसभा में से, राष्ट्रपति जिसको करता है, लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस, और फ्लो में डाल देगा कोऑपरेटिव मूवमेंट। नहीं, कोऑपरेटिव मूवमेंट कोई फील्ड नहीं है, यहां पर 4 ही फील्ड है, लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस। ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये जो मैं बता रहा हूं आपको। ये ग्रीन हाईलाइटेड वर्ड को याद रखना, इसको तो दीवारों पे लिख डालो। ये चीज है रिलेटेड टू विधान परिषद। और विधान परिषद की जगह जो हाउस है सेंट्रल लेवल पर, राज्यसभा, वहां नॉमिनेशन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, यहां नॉमिनेशन होता है राज्यपाल के द्वारा। राष्ट्रपति 12 मेंबर्स को चुनता है। ये डिपेंड करेगा कि कितने मेंबर्स को चुनता है, 1/3, 1/12, 1/12 और 1/3। जब ये 4 प्रक्रिया कंप्लीट हो गई हो और जितना वहां पर मैक्सिमम या मिनिमम स्ट्रेंथ फिक्स करी गई है, और वो डिपेंड करेगा विधानसभा के ऊपर, तो बाकी मेंबर्स को ये नॉमिनेट कर देगा। बाकी मेंबर्स नॉमिनेट होकर ही आएंगे राज्यपाल के द्वारा। जो फील्ड राष्ट्रपति चुनता है राज्यसभा के 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करने के लिए, वो देखता है लिटरेचर, आर्ट, साइंस या सोशल सर्विस के अंदर महारथी होना चाहिए वो पर्सन, या तो बहुत बेहतरीन नॉलेज हो या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। ये भी इन्हीं चारों को देखता है, लेकिन 5वीं फील्ड को भी देखता है, कोऑपरेटिव मूवमेंट। कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या? मान लो गुजरात के अंदर किसी ने बहुत अच्छा योगदान दिखाया और व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम पर वहां पर एक कोऑपरेटिव मूवमेंट चली थी, आप सबको पता है, अमूल, ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट रेवोल्यूशन। और यहां पर हो सकता है कि ऐसे किसी मेंबर को नॉमिनेट कर दे। कौन था व्हाइट रेवोल्यूशन के अंदर वो जो पर्सन था जिसका नाम लिया जाता है? जल्दी बताओ। वीके। क्या है वीके की फुल फॉर्म? क्या है वीके की फुल फॉर्म? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन, याद आया? सुना इनका नाम? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इनको नॉमिनेट करा गया था, मैं कह रहा हूं ऐसे किसी पर्सन को करा जा सकता है। एमएस स्वामीनाथन का नाम सुना है? किस फील्ड में है? क्या महारत हासिल करी? ऐसे किसी पर्सन को जिनका कोऑपरेटिव मूवमेंट के अंदर योगदान हो, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस, उस राज्य के अंदर, तो उनको नॉमिनेट करा जा सकता है। अब याद रखना, ये जो चीज है ना, एक बात और बता देता हूं, थोड़ा सा एग्जाम के टाइम पर यार थोड़ा सा अपना दिमाग ना फ्री रखना। देखो, ये होना उसी स्टेट से चाहिए अर्पित, है ना? ऑब्वियस सी बात है अर्पित। अब ये मयूर, अब ऐसा तो है नहीं कि दूसरी कंट्री से उठाकर या दूसरे राज्य से उठाकर ले आएंगे कि आ जाओ यार आप हमारे राज्य की शान बन जाओ, मैं आपको नॉमिनेट करके एमएलसी बना देता हूं। आपका राज्य तो भिखमंगा है, दूसरा हाउस तो रहता नहीं है वहां पे, हमारे पास है, मैं आपको फ्री में बना रहा हूं विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, क्योंकि मेरी नजरों में आप आग का तारा हो। तो यानी कि कंक्लूजन में हम क्या बोल सकते हैं? 5/6 of the total members of the total number of members of the legislative council, एमएलसी मतलब, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और 1/6 का होता है नॉमिनेशन राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा। मेंबर्स के इलेक्शंस होते हैं अगेन, जैसा कि राज्यसभा में होता है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब एक बात का ध्यान रखना, गवर्नर की नजरों में उसको जो भी पसंद आया हो, द बोनाफाइड और प्रोप्राइटी का मतलब ये होता है, भाई गवर्नर ने जिस मर्जी को, उसकी आत्मा ने, उसके दिल ने जिस भी नाम के लिए गवाही दी हो कि उसने नॉमिनेशन कर डाला किसी एक पर्सन का, इस चीज को कि सर जी उन्होंने तो अपने ही भांजा बना दिया, ऐसा कर दिया, वो कर दिया, इस चीज को, इस केस को किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं करा जा सकता। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फैक्ट। यानी कि इसका क्या नहीं हो सकता?
जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है ये। और लक्ष्मीकांत से कभी ऐसे नोट्स बनाने मत बैठ जाना A4 शीट पर, कल में सफ़ेद हो जाएंगी, उम्र निकल जाएगी, लेकिन प्रीलिम्स नहीं निकलेगा लक्ष्मीकांत से अगर नोट्स बनाने बैठ गए तो। ये यहीं पर साइड में स्टिकी नोट्स वगैरह लगा कर रफ कॉपी के अंदर लिख लिया करो कि व्हेन आई विल रीड लक्ष्मीकांत, या लिख लिख के जब पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो इसको फैक्ट को मैं देख लूंगा या देख लूंगी। दिस स्कीम ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी थोड़ा सा एक बात बताना मयूर, ये थोड़ा नॉनसेंस सा नहीं है जरा, कि लोकल बॉडीज ग्रेजुएट 3 साल के टीचर जो 12वीं क्लास से कम लोगों को ना पढ़ाएं, या जो विधायक हैं वो विधायकों के बीच में से, थोड़ा सा नॉनसेंस जैसी चीज नहीं लग रही है? बताओ अर्पित, ऐसे ऐसे मर्यादा होती है क्या एमएलसी की? ऐसी होनी चाहिए क्या कि ग्रेजुएट चुन रहे हैं, लोकल बॉडी चुन रही है, कुछ भी करके? अब देखो ये जो तिगड़म का जो प्रोसीजर है ना, यहां पर बात ये है कि ये बोल रखा है संविधान में, खुद भी लिख रखा है, दिस इज नॉट टेंटेटिव एंड नॉट फाइनल। यूपीएससी में आप कभी उसको देखना, वहां पर लिखा होता है जो शेड्यूल है ना, जो शेड्यूल है ये टेंटेटिव नहीं है, फाइनल नहीं है, इट इज लाइबल टू बी चेंज। तो यहां पर ये भी बोल रखा है कि पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी है, पार्लियामेंट को संविधान ने बोल रखा है दिस इज नॉट टेंटेटिव एंड नॉट फाइनल, पार्लियामेंट इज ऑथराइज टू मॉडिफाई और रिप्लेस द सेम। लेकिन आज तक पार्लियामेंट ने इसके लिए कभी कोई कानून लाया नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं लेकर आया कि जिसमें वो राज्यों के अंदर इस व्यवस्था को बदल दें, जिन जिन राज्यों के अंदर विधान परिषद देखने को मिलता है। जैसा कि यहां पर देखो यूपीएससी के सिलेबस के अंदर लिखा होता है, नोटिफिकेशन, कमेंसमेंट और ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन आर लायबल टू ऑल्टरेशन इफ द सर्कमस्टांसेस सो वारंट। कि फिर कोई कोरोना या कोरोनी अगर आ गए तो ये चेंज हो सकता है, जैसे कि हुआ भी अक्टूबर 2020 के साल में, अक्टूबर में जब एग्जाम हुआ था। द पार्लियामेंट इज ऑथराइज टू मॉडिफाई और रिप्लेस द सेम, हाउएवर इट हैज नॉट इनेक्टेड एनी लॉ। इसके लिए कोई भी लॉ पार्लियामेंट ने इनेक्ट नहीं करा। अब यूपीएससी फंसाएगा कैसे, ट्रैप कैसे बचेगा आपके लिए कि ये चीज़ फाइनल नहीं है, टेंटेटिव नहीं है, फिक्स नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है, ये जो 1/3, 1/12, 1/12, 1/3 और बाकी नॉमिनेशन की जो नौटंकी है, ये फाइनल नहीं है। और इसके लिए आपको वो बोल देगा कि इसके लिए एक अमेंडमेंट बिल आया था 2014 के अंदर, 1995 के अंदर, किसी एक राज्य को दे देगा कि आंध्र प्रदेश के लिए पार्लियामेंट एक लॉ लेकर आया था 2009 के अंदर। अब वहाँ बैठ के आप सोच रहे हो यार मुझे तो याद ही नहीं आ रहा ये कहाँ था क्या नहीं था, कहीं पीछे तो नहीं लिखा था लक्ष्मीकांत की, यार मैंने तो इतने अच्छे से पढ़ा ही नहीं है चैप्टर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पार्लियामेंट और इस वाले चैप्टर को साइमल्टेनियसली कड़ी से कड़ी मिलाकर चलो, हाथ से हाथ मिलाकर इनको चलो, क्योंकि जो चीज़ें वैसे तो एक लय में, एक फ्लो में ही कवर है सारी चीज़ें। अब जैसे ये देखो लिटरेचर, आर्ट्स एंड सोशल सर्विस, मैं यहाँ से पढ़ाता फिर आपको वहाँ बोलता कि देखो हमने वहाँ करा था, राष्ट्रपति की वाली चीज़ याद रखनी है। अब आपने यहाँ पर ही देख लिया, अब जो भी इस लेक्चर को देखेगा तो उसे पता रहेगा कि यहाँ पर एक चीज़ है। जब आप मान लो अगर आप अपनी बुक में सिर्फ आज पार्लियामेंट को रिवाइज करने बैठे हो ना, तो आपको पता रहेगा अच्छा ठीक है याद आ गया, अगर ये विधान परिषद होता ना, अगर ये विधान परिषद होता तो यहाँ पर एक वर्ड ऐड हो जाता, क्या? जो राज्यपाल है वो 5वीं चीज़ को भी देखता है, डेट इज कोऑपरेटिव मूवमेंट। और वहां पर नंबर फिक्स नहीं होते, यहां पर तो 12 राज्यसभा के फिक्स हैं, वो डिपेंड करता है विधानसभा के ऊपर। तो ये हमने देखा पूरा का पूरा टॉपिक, डेट इज composition of the two houses of state legislature, विधानसभा एंड विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। और सिमिलरली हमने पार्लियामेंट से भी कवर कर लिया था ये, कॉम्पोजिशन ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। नेक्स्ट हमारे सामने आएगा सिस्टम ऑफ इलेक्शंस टू लोकसभा, एंड ड्यूरेशन ऑफ द टू हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। बताओ समझ में आया? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।